Everyone, welcome to Quantum Mechanics 1. The potential barrier case 2 E less than V naught और उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम पोटेंशियल बैरियर की जो है वो बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को सॉल्व करके उसके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे हम। As there are two boundaries, हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर के केस में दो बाउंड्रीज होती हैं। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री, दिस इज द सेकंड बाउंड्री, दिस इज फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज फॉर x इज इक्वल टू a। ठीक हो गया। ये जो 0 है x0 वाली बाउंड्री, ये रीजन 1 और 2 के दरमियान है, और जो x इज इक्वल टू a बाउंड्री है ये रीजन 2 और रीजन 3 के दरमियान है। So this is region 1, this is region 2 and this is region 3. So कहते हैं पहली बाउंड्री x is equal to 0 अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो ये psi 1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ये उसकी वैल्यू आ गई, psi 2 की जो कैलकुलेट की थी ये उसकी वैल्यू आ गई, और जहां x लिखा हुआ था वहां हमने जस्ट 0 पुट कर दिया। ये psi 1 और psi 2 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर 4.9 जो हमने है यूट्यूब के उसके हिसाब से उसमें हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से 0 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल 0 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे तो उसको रीअरेंज जब करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन। बुक जो लिखी है उनमें तो इनके इक्वेशंस के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ हम जस्ट उसको ऐसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट x इज इक्वल टू a की बाउंड्री अप्लाई करेंगे। जो x इज इक्वल टू a बाउंड्री है वो वेव फंक्शन 2 और वेव फंक्शन जो 3 है थर्ड रीजन का उसके दरमियान होता है। तो psi 2 की वैल्यू ये है और psi 3 की वैल्यू वो एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 x होता था, x की जगह हमने a पुट कर दिया और यहां से उसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन एन इक्वेशन विद k एंड ऐड इन इक्वेशन दिस। इसको बोलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये इक्वेशन कौन सी है। दिस इक्वेशन is this one, ऐसे ही है। This is the derivative equation और again sorry this one ये वाली इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसको बोलिए। ये देखिए इसमें ये आयोटा लिखा हुआ है तो ये आयोटा आ गया, और ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन इसको k से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन को जब आप k से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वही शक्ल में आएगी। ठीक हो गया। अब इसको क्या कह रहे हैं बाद में वो क्या करें ऐड कर दें तो ये इक्वेशन आ गई k से मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये सोल्यूशन आएगा और इस सोल्यूशन से हम c की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप हैं जो हमने प्रीवियस केस E ग्रेटर देन V नॉट के लिए भी किए थे। अगेन k से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको दूसरी इक्वेशन से। अब वही दो इक्वेशंस हैं, जस्ट हमने क्या करना है अब उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें ये उसका साइन चेंज हो गया। अब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से जो है हम सेपरेट कर लेंगे वहां से d की वैल्यू अगेन। अब हमने जो वेव फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट किए थे, मीन psi 1 और psi 2, तो ये psi 1 वेव फंक्शन है, psi 1 और psi 2 फॉर x इज इक्वल टू 0 पर जो हमने कैलकुलेट किया था ये वो वेव फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है आयोटा k1 से और उसके बाद उसको ऐड कर दिया है
उस इक्वेशन से जो x इज इक्वल टू 0 के डेरिवेटिव से कैलकुलेट हुई थी। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है और ये इनके सिंपल वेव फंक्शन x0 पर इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को आयोटा k1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है a की वैल्यू आ जाएगी। ये जो स्टेप है ये आप इजीली कर लेंगे, ये b वाला फैक्टर कैंसिल हो गया एंड ऑल दैट, दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर, यहाँ ये 2 आयोटा k1 हो जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं, सो आई होप कि आप कर लेंगे। अब यहाँ से देखें, अभी हमने यहाँ C को कैलकुलेट किया, फिर D को कैलकुलेट किया और फिर A को कैलकुलेट किया, लेकिन A को कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ हमारे पास C और D लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हम D की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं और जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने C की वैल्यू ली है उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये C और D की वैल्यू को पुट कर रहे हैं अबव इक्वेशन में, तो ये A, तो ये सारी आपके पास C की वैल्यू है और ये आपके पास D की वैल्यू है। इसको पुट कर दिए, अब इनको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें एंड देन रीअरेंज एंड ऑल दैट, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर में एक्सपेंड कर लें कि ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये उसको एक्सपेंड कर लिया और इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को भी एक्सपेंड कर लिया। ये वाला जो है ये एज इट इज रहेगा, ये आपके सामने ये एज इट इज सेम रखा हुआ है। इसको एक्सपेंड किया ताकि हम इनको मल्टीप्लाई करके ना इनसाइड द ब्रैकेट हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकें। तो ये उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको रीअरेंज करेंगे एंड देन टोटल एक्सपेंड करके हम उसको रिड्यूस कर लेंगे एक खास कॉस और साइन फैक्टर के फॉर्म में। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब उसको फर्दर एलसीएम वगैरह लेके उसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप ये कर लेंगे, मैं एक स्टेप बता नहीं सकता ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ऑन दिस। तो ये आप यहाँ से आप E ओवर A को कैलकुलेट कर लेंगे एंड द फाइनल सोल्यूशन ऑफ E ओवर A इज दिस। तो ये आपके पास E ओवर A की वैल्यू आ गई है, आपको पता है ये। अब हम कैलकुलेट करेंगे अगेन उसी इक्वेशन को जो x0 वाली थी, आयोटा k1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उसके डेरिवेटिव इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो प्रोसीजर अभी हमने ये किया है, ये यहाँ से दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट हमने जो भी प्रोसीजर किया है ये हमने ऐड करके किया था ना, अब हम इसी को सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। ये सारे स्टेप्स हमें दोबारा करने होंगे जो कि नहीं किए, बुक में भी हमने नहीं लिखे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये b की वैल्यू आएगी और उसको अगेन रीअरेंज करेंगे, जो ये स्टेप्स थे ऑल दीज स्टेप्स, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, c और d की वैल्यू को पुट करेंगे अगेन ये c और d की वैल्यू को, तो आपके पास b ओवर a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास e ओवर a भी कैलकुलेट हो गया और b ओवर a भी कैलकुलेट हो गया। तो इसको जो है अब हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब रिफ्लेक्शन ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट्स b ओवर a एंड b ओवर a कॉम्प्लेक्स। तो r की वैल्यू में b ओवर a मल्टीप्लाइड बाय b ओवर a, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से उनको इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब रिफ्लेक्शन जो है ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है विच इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन होगी, जो पार्टिकल आ रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, उनकी एनर्जी कम है, जब वो इससे आके टकराएंगे तो उनकी रिफ्लेक्शन होगी। ये जो रिफ्लेक्शन है इसकी जो कंफर्मेशन है वो आप इस वैल्यू से करेंगे कि रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से ट्रांसमिशन हमने कैलकुलेट की, ट्रांसमिशन कैलकुलेट की तो ये आपके सामने अगेन E ओवर A की दोनों वैल्यूज लेंगे, उनको कॉम्प्लेक्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब ये T की वैल्यू जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट T इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स की एनर्जी कम थी पोटेंशियल से, ठीक है, पार्टिकल्स की एनर्जी कम थी, लेकिन जब वो यहाँ आके टकराए तो कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट जरूर हुए।
तो ये जो ट्रांसमिशन फैक्टर है वो ये शो कर रहा है कि पार्टिकल ट्रांसमिट हुए हैं, क्योंकि अगर ये ना हुए होते तो टी की वैल्यू 0 हो जाती। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं क्लासिकली ऑल पार्टिकल्स विल रिफ्लेक्ट बैक, बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रॉम द बैरियर एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पार्टिकल टू ट्रांसमिट थ्रू द बैरियर। क्योंकि उसकी एनर्जी पोटेंशियल से कम है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हमने देखा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ये चांस है दैट पार्टिकल विल ट्रांसमिट द बैरियर। जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो आया है, इसका मतलब है कि पार्टिकल का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर सकता है, बिकॉज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। However, there also exists some probability of particle which reflects from the barrier. The phenomena of transmission occurs only due to the fact that at a microscopic level particles are in the form of field. तो वो ये कह रहे हैं कि वेव्स भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोपिक रीजन पर पार्टिकल्स फील्ड फॉर्म में होते हैं, ये वो कंसेप्ट है जो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वहां भी लेक्चर सुन लीजिएगा। तो पार्टिकल क्योंकि फील्ड फॉर्म में होते हैं, जो फील्ड होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे रीजन में, बेशक उसकी एनर्जी कम हो, एंड बिहेव्स लाइक अ वेव। लेकिन उसका जो बिहेवियर हमें ऑब्जर्व होता है थ्रू एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, वो वेव बिहेवियर फील होता है हमें ऐसा। सो मोर ओवर वन कैन आल्सो क्लियरली कन्फर्म दैट r प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये आप प्रूव कर सकते हैं। ये जो हमने रिफ्लेक्शन कैलकुलेट की है r और जो ट्रांसमिशन कैलकुलेट किया है, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है क्वांटम टनलिंग। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली इन फिजिक्स, इट इज मोस्टली आल्सो बीइंग यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आल्सो, बॉटनी। So the propagation of a particle through a region where particle's energy is smaller than the potential V, that is the transmission value of the quantum tunneling phenomena. तो क्वांटम टनलिंग की उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी है, वो कहते हैं ये एक ऐसा प्रोपेगेशन है पार्टिकल का उस रीजन से कि जहां पर पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, बट स्टिल वो जो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी यानी कि पोटेंशियल से कम होगी, बट स्टिल वो जो है उस रीजन को क्रॉस करके दूसरे रीजन में चला जाएगा। तो ये जो है क्वांटम टनलिंग के ट्रांसमिशन की जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसका प्रूफ जो है बेसिकली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, होपफुली इन क्वांटम मैकेनिक्स 2, ये WKB अप्रोक्सीमेशन में भी इसकी डिस्कशन है। तो ये खैर रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन का प्रूफ है जो कि 1 के इक्वल आया है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज r डायरेक्टली 1 के इक्वल हो जाता, t 0 के इक्वल हो जाता, तो फिर भी हमारा आंसर 1 आना था। लेकिन देखें कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हमने यूज की और उसका आंसर 1 के इक्वल आया। So this is the end of this topic. Thank you very much for your time and comment below if you have any question.